नमस्कार, मैं वकार यूनुस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमारा जो रिलेशन था वो एफ नॉट एफ एम और एप्सिलॉन आर में था। ठीक है, उसके बाद जो आज हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था, जो लेक्चर फर्स्ट था, उसके अंदर एक स्टूडेंट की क्वेरी थी। स्टूडेंट की क्वेरी क्या थी कि सर मुझे ये रिलेशंस का थोड़ा सा समझ नहीं आया। मैंने रिलेशन लिखे थे 1c इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁹ ESU और 1 फेराड इक्वल्स टू 96500 कूलम और 1 EMU इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻10 ESU। अगर आपको ये थोड़ा सा टफ लगता है, ये जो फील्ड है ये आपको अगर टफ लगता है तो आप इसको याद नहीं रखकर इस शॉर्टकट को याद रख सकते हो। दूसरी बात, ये जो रिलेशंस होते हैं ये न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे और न्यूमेरिकल्स में काम आने से पहले हम इनको इसलिए समझना हमारे लिए वो जरूरी होता है कि इनको हम याद करें, क्योंकि ये एक कंटेंट है कि 1c इक्वल्स टू 1/10 EMU होता है इनटू इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁹ ESU के इक्वल होता है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। अगर आप इन सबको याद नहीं रख सको तो शॉर्टकट में अपने वही नोट्स पर साइड में आपको एक ब्लॉक बनाकर इसको आपको लिख देना है। ठीक है, क्लियर? तो हम बात करते हैं अब आज के वीडियोस लेक्चर पर। जो हमारा आज का वीडियो है वो है, उसमें हम पढ़ेंगे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ और जो भी नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आप नोट्स बना रहे हो, मैं चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने अपने नोट्स कैसे बनाए, किस तरीके से बनाए, तो आप सब लोग उस नोट्स का एक फोटो खींचकर और इस वीडियो के या जिस वीडियो के आपने नोट्स बनाए उसके कमेंट बॉक्स में जाके एक उसके वीडियोस को उसको फोटो को वहां पे पोस्ट करो, ताकि मैं वहां से देख सकूं और मुझे लगे कि आपका आप जो बना रहे हो वो बहुत अच्छा है। ताकि हमें भी देखो, अगर आप इंटरेस्ट लेते हो, आपका अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो डेफिनेटली हमारा रिस्पॉन्स भी आपके प्रति अच्छा आएगा और आपको जो यहाँ पे एजुकेशन मिलेगी वो और भी बेटर मिलेगी। मैं ये वादा करता हूँ आपके साथ कि अगर आप मेरा साथ दोगे तो डेफिनेटली आपको 10 गुना ज्यादा उस एनर्जी के साथ आपको जो अगले टॉपिक्स हैं वो आपको मिलेंगे। और किसी कारणवश किसी भी स्टूडेंट्स को कोई डाउट्स आता है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आप जो वीडियोस में आपको लगे कि ये डाउटफुल है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर वहां पे पोस्ट कर सकते हैं और मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर कमेंट्स करोगे तो इन्फॉर्म हो ही जाएगा। अगर इनकेस आप कमेंट्स नहीं भी कर पा रहे हो तो आप मुझे डायरेक्टली, जो मैंने कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है या फिर मेरे खुद के नंबर आपके पास अवेलेबल है, तो आप उस पर व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर जाकर कहीं भी आप जाके मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, डेफिनेटली आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। जो आज का वीडियो लेक्चर है उसके लिए हम बात करें तो वो है द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ कि कूलम्स लॉ को वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। क्लियर? तो यहां समझने वाली बात क्या है कि उस कूलम्स लॉ को वेक्टर में रिप्रेजेंट किया गया है। आप सब जानते हो कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहां पे कूलम्स लॉ ने जो बात की थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक को लेकर बात की थी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में दो चार्जेस के बीच में क्या डेवलप हो रहा था? फोर्स डेवलप हो रहा था। तो वहां पे जो बात हुई थी वो किसको लेके हुई थी? फोर्स को लेके हुई थी। तो हम उसी बिहाफ पे हम यहाँ पे बात करें तो जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो उसके लिए सबसे पहले आप ध्यान देना, देखो अब जो आपके लेक्चर्स हैं वो आपको तभी समझ आएंगे जब आप प्रीवियस लेक्चर्स को आप देखोगे। अगर आपको यहाँ कूलम्स लॉ नहीं पता क्या होता है तो आप इस लेक्चर में जो डेरिवेशन है उसको आप नहीं समझ सकते। इसलिए आपको पुराने लेक्चर्स को पढ़कर ही अगले वाले लेक्चर्स को देखना है। ठीक है, आप बीच में से उठाते हो तो मैं समझता हूँ अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो फिर देख रहे हो तो समझ आ जाएगा, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हो तो फिर ये चीजें समझ नहीं आएंगी। तो इसलिए प्रीवियस लेक्चर को देखो, नोट्स बनाओ, उन नोट्स को अच्छे से स्टडी करो। अगर कोई नोट्स में कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो उसको दोबारा देखो वीडियोस को, हो सकता है उस टाइम समझ आ जाए। क्योंकि जैसे जैसे हम हमारा जो चीजों को सीखते हैं तो फर्स्ट टाइम हमें थोड़ा सा लगता है, सेकंड टाइम वो चीजें बढ़ती हुई चली जाती है और फिर हमें वो अच्छा लगने लगता है। ठीक है, तो इसी बिहाफ पे हम यहाँ पे बात करते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। तो उसके लिए हमने बात की, हमारे पास मान लीजिए कोई दो चार्जेस है, इस चार्जेस को नेम दिया Q1 और इसका Q2। ठीक है, इन दोनों चार्जेस का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना है। तो आपको पता है हम इनको सबसे पहले एक फ्रेम के अंदर रखेंगे। अगर हमने इसको एक फ्रेम के अंदर रखा, मेरी बात ध्यान सुनना, लेकिन थोड़ा साइड में बना, एक बार हम इसको बात करें, हम इसको फ्रेम में रखेंगे और दोनों को,
और फिर वहां से जो भी इनकी कंडीशन होंगी वो हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये आपका एक फ्रेम है और इसके अंदर हमने इस पॉइंट पर 2 पॉइंट्स लिए और वहां पे एक पर Q1 रखा, यहाँ पे क्या रख दिया Q2। हम बात करें इसकी, तो यहां से Q1 है तो डिस्टेंस क्या होगी R1 वेक्टर। ये रेफरेंस पॉइंट है जिसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है 0,0, ठीक है। ये दूसरा है, इसके लिए हम बात करें तो ये हो गया हमारा R2 वेक्टर, R1 वेक्टर R2 वेक्टर, क्लियर। तो यहाँ पे हम अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फोर्स डेवलप हो रहा है हम उसके लिए बात करें तो वो, और इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो, यहाँ पे अगर बात करें हम यहाँ पे F12 लिखते हैं तो हमारे यहाँ जो मतलब डिस्टेंस होगी R12 ले लेंगे। अगर यहाँ पे हम F21 लिखते हैं, F21 वेक्टर, तो यहाँ पे जो हमारी डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में उसको क्या लिख देंगे R21 वेक्टर। ध्यान रखना यहाँ पे ये सब वेक्टर्स में है, ठीक है। मैंने इसलिए क्या है, कुछ बुक्स में यहाँ पे R21 है तो यहाँ पे R12 लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पे R12 है तो यहाँ R21 लिखा हुआ है, ऐसा है। लेकिन सिंपली अगर हम इसको समझते हैं तो मेरे हिसाब से ये हमारे लिए एक बेस्ट डायग्राम है, ठीक है। इसी बेस्ट जो टेक्निक्स है जिसकी हेल्प से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से इस चीज को मतलब पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले, अब आपको कूलम्ब्स लॉ पता होना चाहिए। अगर मैं कूलम्ब्स लॉ की बात करूं शॉर्ट में, तो हमने पढ़ा था F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R², सब जानते हो। अगर इसी लॉज को, मतलब जो आपने लॉज पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ, इसके फॉर्मूला डेवलप हुआ था, अगर हम इसको वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, ध्यान रखना जहां आपने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा हो तो वहां पे लिख भी देना वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अगर हम इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां वेक्टर लगेगा, तो ये जो दोनों मैग्नीट्यूड्स हैं, जो ये चार्जेस है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और जो ये है जो डिस्टेंस है इस पे आप वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा और उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और साथ में यहाँ पे क्या जाएगा आर कैप, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये क्या हो गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। मैं फिर से बता दूं कि F के ऊपर वेक्टर लगते ही यहाँ पे जो चार्जेस है उनका मैग्नीट्यूड लेना है, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड का वेक्टर, क्लियर, और यहाँ पे आर कैप। आर कैप जो है ये है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसी भी, ये जो फोर्स की डायरेक्शन होगी ना उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, यूनिट वेक्टर। समझ आया। चाहो तो आप इसको, अगर वहां जगह जहां आपने कूलम्ब्स लॉ लिखा था वहां अगर आपको जगह नहीं मिलती है तो आप इसको यहां भी लिख सकते हो, आप इसके नीचे भी लिख सकते हो कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो यहां पे जो आपका कूलम्ब्स लॉ होगा वो क्या होगा, F वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 वेक्टर, सॉरी Q1 का मोड Q2 का मैग्नीट्यूड अपॉन R1, सॉरी R वेक्टर का होल स्क्वायर और R कैप, क्लियर। अब यहां अगर हम बात करें, यहां पे मैं लाइन लिखवा दूंगा आपको, अगर हम बात करें अब इसको F21 के लिए हम बात करें, सबसे पहले हम किसके लिए बात करेंगे, F21 के लिए बात करेंगे। तो यहां पे अगर मैं लिखता हूं F21 समझना, यहाँ पे F21 पे वेक्टर लगाया, ध्यान रखना कि अब यहाँ पे जहां पे F21 लिखा तो यहाँ भी F21, यहाँ R12, सॉरी F12 लिखा है हमने तो F12 R12 और R12, समझ आया। अगर यहाँ पे आप 21 लिखोगे तो 21 यहीं पे, यहाँ पे 21, यहाँ 2, बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, चेंजेस होंगे सिर्फ यहाँ और यहाँ, ठीक है। अब समझना मेरी बात ध्यान से, F12 लिखा तो यहाँ पे K पे कोई असर नहीं हुआ, Q1 Q2 पे कोई असर नहीं हुआ, असर किस पे हुआ, इस पे हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R वेक्टर 12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ क्या जाएगा R12 कैप। कोई दिक्कत किसी को, इक्वेशन फर्स्ट। मैं यहाँ पे नोट्स मत लिखना, अभी जब नोट्स लिखवाऊंगा तो मैं आपको यहाँ पे लाइंस लिखवाऊंगा, ठीक है, तब वहां पे लाइंस लिखते रहना और फिर आप यहाँ पे कर लेना, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करें, अब हम बात करते हैं यहाँ से आगे जो भी हमारा कंटेंट्स है कि उसको हम यहाँ से आगे बात करें कि ये तो F12 के लिए हो गया, F12 के लिए। चाहो तो आप इसको, अब इसके जो नेक्स्ट आगे इसको आप बढ़ा सकते हो, बढ़ा कैसे सकते हो, क्योंकि ये है कौन सा यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, अगर जैसे अपन लिखते हैं आर कैप, तो आर कैप का होता है जो आपका वेक्टर है और उसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे R12 है, अगर हम इसी पे यहाँ पे लिखे यहाँ पे, तो R12 कैप इज इक्वल्स टू R वेक्टर 12 अपॉन R12 वेक्टर
का मैग्नीट्यूड। समझ आया? इसी को हमने ओपन करके लिखा है। तो अब जो ये हमारी इक्वेशन थी फर्स्ट, हम चाहे तो इसको यहां इक्वेशन फर्स्ट नहीं देकर आगे दे सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा, ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R12 वेक्टर का होल स्क्वायर में मोड का होल स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखो यहाँ स्क्वायर एक 1 यहाँ पे 3 हो गया। अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो R12 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 का मोड Q2 का मोड अपॉन यहां हो जाएगा R12 मैग्नीट्यूड Q, और यहां क्या जाएगा R12। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं। जो R12 वेक्टर है इसको हम ये भी ले सकते हैं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इन वेक्टर्स का ओपन जिस तरीके से करते हैं तो उसको इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। अगर इसी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो अब जो हमारा फॉर्मूला है वो बन जाता है F12 वेक्टर इक्वल्स टू K और Q1 वेक्टर सॉरी Q1 का मोड Q2 का मोड अपॉन R12 वेक्टर का क्यूब, और यहां पे क्या आ जाएगा, चाहो तो आप इस मोड के अंदर भी लिख सकते हो, ये यहां भी कर लें, बेटर होगा अपने लिए, यहां भी करेंगे अपन। तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का क्यूब। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। R12 की जगह हमने ये लिखा, सिमिलरली यहां भी लिख देंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। क्लियर? और ये इसको अब ब्रैकेट में ऑफ कर देना, ताकि ब्रैकेट में ऑफ इसलिए ताकि ये पता चले कि ये आपको अलग है। ठीक है? अब यहाँ पे जैसे हमने इसके लिए F12 के लिए बात की थी, वैसे ही किसके लिए बात करेंगे, F21 के लिए बात करेंगे। तो F21 के लिए आपको लिखना है सिमिलरली, अगर अपन सिमिलरली करके लिखते हैं तो मुझे बताओ आप F12 की जगह हम क्या ले सकते हैं, F21। देखो यहाँ पे 1 2 है, 2 1 किया है, यहाँ पे 1 2 था, अब 2 1 लिखे तो यहाँ पे इस पे कोई असर नहीं होगा, यहाँ पे क्या जाएगा 2 1, यहाँ पे क्या जाएगा 2 1। सिमिलरली हम बात करें तो K को रहने दो, नहीं छेड़ना है, Q1 को नहीं छेड़ना है, Q2 को भी कोई नहीं छेड़ना है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे तो R2 पहले आ जाएगा, R1 बाद में चला जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और यहां भी सिमिलरली क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 वेक्टर, और इन दोनों का ब्रैकेट ऑफ। यहां इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है? चाहो तो आप यहां से बात करें तो इसको फर्स्ट दे दो, इसको आप सेकंड दे सकते हो, इसको आप थर्ड दे सकते हो। ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में और बाकी है, बाकी डेरिवेशन आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो, F21 F12, अब इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करना है तो ये बात समझना, यहाँ पे हमने R12 लिखा था इक्वल्स टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अगर यहां से R2 को पहले लेके आते हो, R1 को बाद में लेके जाते हो तो क्या आ जाएगा, कॉमन, माइनस कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन हो जाएगा, माइनस। अगर मैं यहां से और यहां से दोनों से माइनस कॉमन लेता हूं तो आप यहां पे लिख सकते हो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, हम इसी इक्वेशन 3 से लिखें तो यहां पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू, यहां पे आप माइनस कॉमन लिया तो यहां पे K और यहां पे K, सुनना ध्यान से, यहां पे K और Q1 वेक्टर, और यहां पे क्या हो जाएगा Q2 वेक्टर अपॉन Q1 वेक्टर Q2, इसमें कोई असर नहीं होगा, यहां पे माइनस कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट सॉरी मोड माइनस कॉमन, तो क्या हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस सॉरी R2 की जगह क्या हो जाएगा R1 R2 वेक्टर। क्लियर? और यहां मैग्नीट्यूड सॉरी मोड, मैग्नीट्यूड मोड एक ही बात है, उसका होल क्यूब। यहां पे हमने लिया माइनस कॉमन तो यहां पे क्या बच जाएगा अपना, क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर। क्लियर? और यहां पे ब्रैकेट ऑफ, तो ये जो माइनस है ये यहां से आगे चला जाएगा, तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखना चाहें तो F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस K Q1 Q2 अपॉन, यहां मैग्नीट्यूड के अंदर जो मोड होता है उसमें जो माइनस होता है उसका कोई असर नहीं होता। मोड का मतलब ये होता है कि जो भी क्वांटिटी है वो सब किस में बदल जाती है,
पॉजिटिव बदल जाती है, मतलब कि प्लस में बदल जाएगी, तो यहां उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम यहां पे बात करें तो ये तो इसका तो कोई असर नहीं हुआ, तो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर मोड, और यहां क्या हो जाएगा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। अब आप समझ सकते हो कि जो ये कंटेंट है ये किससे जुड़ा हुआ है, इक्वेशन नंबर 2 से। तो लिख देना नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से लिखोगे तो f21 वेक्टर माइनस f21 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस f12 वेक्टर। अब कहोगे कि सर आपने f12 वेक्टर कहां से लाया, मैं इसकी जगह रखा, क्यों, क्योंकि ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्यूब लगाना है। ठीक है, तो यहां से आपका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, f21 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस f12 वेक्टर। क्लियर हुआ? तो आप सब एक बार वीडियो पुश करके इस सबको लिख लीजिएगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले क्या लिखना है आपको, ये डायग्राम लिखना है। डायग्राम के बाद ये लिखना है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, और इक्वेशन ये फर्स्ट लिखनी है। फर्स्ट के बाद मैं एक लाइन लिखवा देता हूं, वो लाइन लिख लीजिएगा आप। लाइन लिखिएगा, लेट द पोजीशन ऑफ चार्ज q1, लेट द पोजीशन ऑफ चार्ज q1, q2 situated at any frame of reference, situated at any frame of reference r1 vector and r2 vector, full stop. The force acting between the charges, the force acting between the charges are r21 vector and r12 vector along the direction are r21 vector and r12 vector. क्लियर? और उसके बाद लिखेगा ऑन चार्ज q1 द फोर्स विल बी डैश लगा देना और ये लिख देना। क्लियर? और सिमिलरली करके फिर पूरा यहां तक लिख देना लास्ट तक। ठीक है, लास्ट इसके बाद जो आपको लिखना है वो लिख लीजिएगा, above equation represent the both the force are, above equation represent both the forces are equal in magnitude, equal in magnitude but opposite in direction, equal in magnitude but opposite in direction. उसके अलावा नीचे लिखेगा एरो लाके, इट इज फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, इट इज फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। एक्शन रिएक्शन है ना, ये है जो उसका उल्टा वो है, तो एक्शन का क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, एक्शन रिएक्शन लॉ लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो ये टॉपिक है ये फिनिश होता है। अब अपना जो नेक्स्ट है वो लिखेगा लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। नेक्स्ट हेडिंग लिखेगा लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। फर्स्ट लिमिटेशन कई बार पूछा है बोर्ड में, लिखेगा फर्स्ट लिमिटेशन, फॉर कूलम्ब्स लॉ चार्ज शुड बी, फॉर कूलम्ब्स लॉ चार्ज शुड बी एट रेस्ट, शुड बी एट रेस्ट मतलब कि चार्ज रुका हुआ होना चाहिए, एंड शुड बी कंसिडर्ड पॉइंट, कंसिडर्ड एट पॉइंट लिखो, कंसिडर्ड एट पॉइंट मतलब एक पॉइंट पर रुका हुआ होना चाहिए। ठीक है, सेकंड लिमिटेशन लिखेगा द वैल्यू ऑफ कूलम्ब्स फोर्स, द वैल्यू ऑफ कूलम्ब्स फोर्स इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is unaffected, between two charges is unaffected by the presence of, by the presence of other charges, by the presence of other charges। और इसमें एक लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखेगा this law is valid for distance from, this law is valid for distance from 10 to the power minus 15 meter, 10 to the power minus 15 meter to few kilometer, to few kilometer मतलब कम से कम कितना होना चाहिए, 10 to the power minus 15 मीटर, ये डिस्टेंस उसको होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। उसके अलावा लिमिटेशन वाला आपका जो टॉपिक था वो फिनिश होता है, और अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं, वो है आपका सुपर इंपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलम्ब्स फोर्सेस। लिखेगा सुपर इंपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ कूलम्ब्स लॉ, मैं लिख देता हूं।
आपका जो अब है सुपरपोजिशन, एक तरह से सुपरपोजिशन लॉ है, ठीक है। सुपरपोजिशन लॉ, ठीक है, कूलम्ब्स फोर्सेस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेगा इसके लिए स्टेटमेंट लिखेगा आप ध्यान से, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। लिखेगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रिजल्टेंट फोर्स, according to this law the resultant force acting on the charges, acting मतलब लगा हुआ, acting on the charges will be vector sum of will be vector sum of all the forces, will be vector sum of all the forces applied by surrounding charges, applied by surrounding charges separately, full stop. This is known as principle of superposition, this is known as principle of superposition। अब ध्यान से देखिएगा ये क्या होता है। देखो भाई सीधी सी बात है, हमारे पास एक चार्ज है, ये कोई चार्ज है, और इस चार्ज को हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे Q नोट से, ठीक है। अब इस चार्ज को हमने एक फ्रेम के अंदर रखा है, ये कोई अपना फ्रेम हो गया, ये अपनी एक्स एक्सिस हो गई, और ये दूसरा कौन सा है अपना वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस चार्ज के ऊपर अगर हम यहां से बात करें तो यहां से जो इसकी पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, आर नॉट वेक्टर। अब कोई चार्ज अवेलेबल है Q1 जो यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अगर हम इसके लिए बात करें तो कोई चार्ज अवेलेबल है यहाँ पे, उसको बोल दिया हमने Q1। अब यहां से इसकी जो पोजीशन हो गई वो क्या हो गई, R1 वेक्टर, ठीक है। कोई Q2 यहाँ पे अवेलेबल है, Q2। अब इसकी जो पोजीशन हो जाएगी यहां से वो क्या हो जाएगी, आर नोट R2 हो जाएगी, R2 वेक्टर। ऐसे ही यहाँ पे सिमिलरली कोई Q3 है, अब Q3 को क्या हो जाएगा, R3 वेक्टर। अब यहाँ पे मान लीजिए ऐसे करके बहुत है, यहाँ लास्ट है जो हमने Qn बोल दिया, ठीक है। Qn की क्या हो गई, Rn वेक्टर, ठीक है। अब ये चार्जेस है, इस चार्जेस थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं ताकि अपने को अच्छा से दिखेगा यहाँ पे ये Q नॉट। तो हमने यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे मैच किया, मैच करने के बाद Q नॉट। अब देखो मेरी बात ध्यान सुनो, सबसे पहले हम Q1 की वजह से यहाँ पे जो फोर्स होगा, यहाँ पे जो Q1 की वजह से फोर्स होगा वो ये होगा, तो यहाँ पे Q1 R नोट, इसका मतलब R01 वेक्टर कर दें, कोई दिक्कत थोड़ी है, R01 कर सकते हो, R10 भी कर सकते हो। तो यहां से अपना फोर्स क्या हो जाएगा, F01 वेक्टर, ठीक है। ये 1 की वजह से। अब 2 की वजह से हम बात करें तो ये 2 की वजह से हो गया, तो यहाँ पे जैसे हमने 02 किया था वैसे हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 01 किया था वैसे 02 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F02 वेक्टर। सिमिलरली Q3 की वजह से भी यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा R03 वेक्टर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F03 वेक्टर। सिमिलरली Qn लास्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ऐसे हम Qn से भी निकाल कर सकते हैं यहाँ पे, और Q1 अपना लास्ट हो जाएगा, इसको बोल देंगे हम F0n वेक्टर, और यहाँ पे हो जाएगा ये R0n वेक्टर। क्लियर। अब देखो वहां पे हमने इससे पहले जो लो पढ़ा था उसमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर रिप्रेजेंट सिमिलरली इसी तरीके से किया था कि एक चार्ज पर सब की वजह से अलग अलग है। अब इनका जो टोटल अलजेब्रिक सम होता है, इसका मतलब टोटल अलजेब्रिक सम F हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल हम बात करें तो यही होता है ना, F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर प्लस डैश 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 प्लस F0n वेक्टर। ये अलजेब्रिक सम हो गया सबका। अगर हम अब इसको आगे बात करें, अब यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से F01 की वैल्यूज रखें, देखो Q1 है, Q नॉट है, Q नॉट तो सब में कॉमन है, Q1 Q2 Q3 सब चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लॉज की बात करें कि जैसे अलग अलग रखें, तो जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ, अगर F01 के लिए बात करें तो आप सब मेरे साथ रिपीट करेंगे, खुद सेल्फ मतलब अपने पास रिपीट करना है। F01 के लिए बात करें तो K Q नॉट Q1 वे मोड सबका, और यहाँ पे R01 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, और R01 यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, वेक्टर। मैं डायरेक्ट लिख दिया है क्योंकि हमने जब वहां पे पढ़ा था ना सिमिलरली, उससे पहले जो टर्म्स लिखी थी यही लिखी थी, आप अपने नोट्स में जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। यही लिखा था ना, ऐसे ही सिमिलरली। अब यहाँ पे ये तो F1 हो गया, इसको हमने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। वैसे ही F02 के लिए देखो, F02 के लिए हो K Q0
Q2 हो जाएगा, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 02 वेक्टर क्यूब, और यहाँ पे R02 वेक्टर। इक्वेशन नंबर 2। 0n वेक्टर के लिए सिमिलरली मैं डायरेक्ट कर रहा हूं के Q0 और Qn, ठीक है, अपॉन R0n वेक्टर का क्यूब और R0n वेक्टर। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे करके अगर इन सब इक्वेशंस को, इसको इक्वेशन हम इसको दे दीजिएगा, नाउ फ्रॉम, यहां लिख देना, नाउ फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, मतलब उन सब की वैल्यूज आप यहां पे रखते हो तो क्या हो जाएगा, f इक्वल्स टू, ध्यान सुनो मेरी बात भाई, f इक्वल्स टू f01 की वैल्यू रखो k Q0 Q1 का वेक्टर अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा R01 और वेक्टर का क्यूब, और यहाँ पे क्या जाएगा R01 वेक्टर। क्लियर? ऐसे ही आगे रखेंगे हम, एक और रख दो बस, Q0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q2 अपॉन R02 वेक्टर का मोड का क्यूब और R02 वेक्टर, प्लस ऐसे करके, प्लस सिमिलरली करके यहाँ पे क्या लिख दोगे K Q0 Qn अपॉन R0n वेक्टर का क्यूब और यहाँ पे R0n वेक्टर। क्लियर? अब यहां से जो कॉमन है वो कॉमन ले लीजिएगा और उसको फिर लिख दीजिएगा। चाहो तो मैं, देखो यहां से अगर अपन कॉमन लेना चाहें तो अपने पास स्पेस कम है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने f लिखा, कॉमन क्या आता है, k Q0 कॉमन है सब में, तो k Q0 को हमने यहाँ पे कॉमन कर लिया और अब यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहां से क्या बचता है Q1 अपॉन, अगर आप मोड को हटाना चाहे, अगर प्लस के बाद मोड को हटाना चाहो तो हट सकता है, और अगर माइनस है तो उसको प्लस करके वो हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, R01 वेक्टर का क्यूब और R वेक्टर 01 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा Q2 R02 वेक्टर का क्यूब और यहाँ पे R02, ऐसे करके आगे चला जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में हमारी स्टेप बचेगी इक्वल्स टू K Q0 कॉमन और फिर समेशन, यहाँ पे क्या जाएगा आई चेंज हो रहा है ना, 1 2 और R0i वेक्टर का क्यूब है ना, और R0i वेक्टर, और i कहां से स्टार्ट है, 0 से लेके 1 से लेके n तक। ठीक है, ये लास्ट में आपको क्या आ गया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जो स्टेटमेंट आपने लिखी थी उसके बाद आप ये डायग्राम बनाओगे और फिर लिखोगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, फिर ये लिखोगे, उसके बाद आप डायरेक्टली चाहो तो यहां तक पहुंच सकते हो। ठीक है, ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, फाइनल इक्वेशन। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उसका। इसके लिए बात करें तो आप लिखेगा जो भी फॉर्मूला है लिखेगा, द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का लिखेगा, द फील्ड ऑफ स्फेरिकल ज्योमेट्री अराउंड ए पॉइंट, द फील्ड ऑफ स्फेरिकल ज्योमेट्री अराउंड ए पॉइंट, स्टैटिक चार्ज in which an another charge experience the electrostatic force, another charge experience the electrostatic force and electric effect due to point charge, and electric effect due to point charge is known as electric field, is known as electric फील्ड। अगर ये चीज आपको समझ नहीं आई हो तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूं, आप ध्यान से सुनना, ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा। और अगर ये चीज समझ नहीं आई हो आपको ये डेफिनेशन, तो अब आप इसके लिए एक और में लाके दूसरी डेफिनेशन लिखेगा, लेकिन उससे पहले हम इसको मैथमेटिकली या फिर डायग्रामली समझेंगे कि एक्चुअल में हमने क्या लिखा है। मान लीजिए आपके पास ये कोई चार्ज है, इसको हमने क्या बोल दिया, चार्ज बोल दिया। हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कोई चार्ज है, इस चार्ज का जहां तक इफेक्ट होता है वो सारा, जहां तक इसका इफेक्ट हो रहा है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अगर हम इसको सीधे शब्दों में लिखें तो आप लिख सकते हो एनी अनदर चार्ज फील
any another charge feel attraction or repulsive force around the point charge, around the point charge is known as electric field. Clear? Is known as electric field. Clear? या फिर आप दूसरे भी लिख सकते हो, अगर इसमें आपको कमी लिखी है तो, कि दोज फील्ड वेयर एनी अनदर चार्ज फील अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स अराउंड द पॉइंट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में सीधी बात करें तो ये कौन सा, ये जो फील्ड है पूरा, इसको क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ गया? नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है EFI, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लिखेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन लिखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ फोर्स experienced and the magnitude of test charge, लिखना, it is represented by E vector, कैपिटल E vector। लिखेगा it is वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? E वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटिटी कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या फिर ये एक्चुअल में है क्या। देखो भाई, पॉइंट चार्ज है, यहां इसका कितना प्रभाव है, यहां इसका कितना प्रभाव है, यहां इसका कितना इफेक्ट है। तो जहां इस चार्ज का इफेक्ट जो यहां पर है वो इसकी क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पॉइंट पर जो होगा उसको बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पॉइंट पर जो होगा उसको क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे मैं हूं, अब मेरा कितना दूर तक प्रभाव है, जैसे इस पॉइंट पर कितना है या उससे अगले पॉइंट पर कितना है, तो इस पॉइंट पर जो प्रभाव है और इस पॉइंट पर जो प्रभाव अलग अलग है ना, तो इस पॉइंट पर जो प्रभाव होगा उसको क्या बोल देंगे? इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस पर होगा जिसको क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका लिखेगा नीचे फॉर्मूला। अगर हम बात करें फॉर्मूला, तो मैंने लिखवाया है द रेशियो ऑफ फोर्स एंड टेस्ट चार्ज। तो वहां पर आप लिख सकते हो E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। फॉर्मूला हो गया। नीचे लिखेगा यूनिट। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट के लिए बात करें तो E वेक्टर, अगर इसका हम यूनिट निकालें तो वेक्टर कोई लिखवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। F की क्या होती है? न्यूटन, इसकी क्या होती है? कूलम। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। और उसके अलावा हम डायमेंशन की बात करें कि इसकी डायमेंशन क्या होती है, तो डायमेंशन के लिए बात करें तो न्यूटन क्या होती है भाई? m1 l1 t-1 अपॉन a1 t1, यही होती है ना। सॉल्व कर लो, m1 l1 a-1 और t1 ऊपर जाएगा तो t-2 हो जाएगा भाई। -1 तो ऑलरेडी है, -1 और जुड़ेगा तो t-2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गई? इसकी डायमेंशन हो गई। ठीक है। डायमेंशन के बाद जो अब हमारा जो टॉपिक है वो है इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले एक नोट लिखवाना चाहूंगा मैं। नोट में लिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज, लिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज आउटवर्ड एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज इनवर्ड। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज तो होगी इनवर्ड, पॉजिटिव चार्ज होगी आउटवर्ड। समझ आया? क्लियर? अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस वीडियो लेक्चर का। तो हम लिखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो EFI, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिएगा, मान लीजिए हमारा ये कोई पॉइंट चार्ज है जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? Q नोट से, और इसके अराउंड ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें, अब यहाँ पे कोई चार्ज है दूसरा जिसको हमने क्या बोल दिया? Q बोल दिया भाई। समझ आया? हमारे पास दो चार्ज है, एक तो Q नोट है, दूसरा क्या है? Q है। अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? हमारी
आर होगी। पहले तो हम यहाँ पे इसका फोर्स निकालते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम बात करें तो इसके बीच में F इक्वल टू क्या हो जाएगा? K Q नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर। यही होगा ना भाई, कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा हुआ है। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी हम बात करें यहाँ पे, अब नाउ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है भाई? ई वेक्टर, ई इक्वल्स टू, चाहे तो वेक्टर लगाओ बाद में लगा देना कोई बात नहीं, ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ की वैल्यू क्या होती? के क्यू नॉट क्यू अपॉन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो यहां से अपना जो वैल्यूज है ई इक्वल्स टू वो क्या हो जाती है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे अपन ने पूरा नहीं लिखा है, के क्यू नॉट अपॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फिर अपॉन में क्यू नॉट आएगा, ठीक है। तो फिर क्यू नॉट से क्यू नॉट, तो यहाँ पे क्या बचेगा? आर स्क्वायर। तो अब हमारा जो ये क्या हो गया? इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लिख देना इन वेक्टर फॉर्म। अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो ई वेक्टर लगा देना, के मैग्नीट्यूड क्यू पे लग जाएगा, आर वेक्टर का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या जाएगा आपका? आर कैप। इंटेंसिटी किस में हो गई? वेक्टर फॉर्म हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए और जो ऐसे ही टॉपिक्स के लिए हम नेक्स्ट दोबारा हाजिर होंगे। तब तक जो आपके डाउट्स हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और कोई जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनको हमें या तो कमेंट्स कर दीजिएगा, या फिर हमें जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप हमें बता दीजिएगा कैसे भी करके। तो हम जो भी हमारे लेक्चर्स होंगे वो हम यहाँ पे रखेंगे, और आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।